नमस्कार दोस्तों। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम इसका 5वां भाग करेंगे जो कि इसका आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की और उसके बाद हम बात करने वाले हैं साबुन और अपमार्जक की। ना यहाँ पर साबुन और अपमार्जक की बात हम कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि साबुन और अपमार्जक को बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक की और उसके बाद में हम अलग से साबुन और अपमार्जक को देखेंगे। तो चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को। पहला कंपाउंड है एथेनॉल। अब पीछे का जो OL आपको दिख रहा है उससे आपको पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है अल्कोहल का। दैट मीन्स जो एथेनॉल होता है वो एक अल्कोहल है। अब क्या आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? ना यहाँ पे आगे इथ है यानी कि इथीन लगा हुआ है। दैट मीन्स 2 कार्बन एटम होंगे और पीछे OL लगा हुआ है यानी कि आखिरी में OH आएगा। तो जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CH2OH। और अगर आपको ये फॉर्मूला पता चल गया था तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल होता क्या है कि एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पर आपको नाम दिया होता है और आपको फॉर्मूला बताना होता है, तो वहां पे बस आपको थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी है। बट यहाँ पे हम फॉर्मूलों की बात नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर जानने वाले थे एथेनॉल की प्रॉपर्टीज को। अब इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि एथेनॉल को हम सामान्यतः अल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई भी अल्कोहल की बात करे और ये मेंशन ना करे कि वो कौन से अल्कोहल की बात कर रहा है तो हम मोस्ट प्रोबेबली एथेनॉल की बात कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल जो होता है वो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि हर नशीले पेय पदार्थ में एथेनॉल होता है। दरअसल एथेनॉल के अलावा कोई सा भी अल्कोहल जो होता है उसे पिया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल मेथनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल और जितने भी अल्कोहल हैं उन्हें पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए जहरीले होते हैं। परंतु एथेनॉल को हम फिर भी पी सकते हैं। परंतु एथेनॉल में भी एक कंडीशन है। दरअसल जितने भी पेय पदार्थ होते हैं जिनमें एथेनॉल होता है उनमें बहुत कम मात्रा में एथेनॉल होता है, जैसे कि 0.3% से लेकर ज़्यादातर ड्रिंक्स में 30% के आसपास अल्कोहल मिलता है। उससे ज़्यादा हमें आमतौर पर नहीं देखने को मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम 100% अल्कोहल की बात करें तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। दरअसल शुद्ध एथेनॉल बहुत ज़्यादा घातक होता है, इतना कि हम उसे पीने के बाद मर भी सकते हैं। परंतु एथेनॉल के और भी बहुत ज़्यादा अच्छे कामों में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दवाइयों में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। कफ सिरप्स और मेडिसिन जो होती हैं इनमें हम इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। पहला कारण तो ये है कि एथेनॉल में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि पानी में कई बार क्या होता है, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पानी में नहीं मिल पाती परंतु वो एथेनॉल में मिल जाती हैं, तो उन्हें मिलाने के लिए हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम कफ सिरप में भी एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया को मारता है। तो अगर हम कफ सिरप में एथेनॉल को लें तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे और यही कारण है कि इनका हम दवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो थे एथेनॉल के गुण। चलिए अब इसकी रासायनिक प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, यानी कि एथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, परंतु यहाँ तो C2H5 लिखा है। दरअसल आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, वहाँ पर इसे छोटा करके लिखा गया है। और अगर आप यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के नंबर गिनेंगे तो दोनों बराबर होंगे। सो इनडायरेक्टली दोनों कंपाउंड सेम है, आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसे सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो हमें एक कंपाउंड मिलता है और साथ में हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिला है इसका नाम है सोडियम एथोऑक्साइड। तो एथेनॉल जब भी सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें सोडियम एथोऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए भी हम एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एथेनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं गर्म सांद्र H2SO4 के साथ तो हमें मिलता है ईथीन और साथ में हमें मिलता है जल। अब यहाँ पर
इस अभिक्रिया में जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो निर्जलीय कारक के रूप में काम कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने एथेनॉल की अभिक्रिया करवाई H2SO4 के साथ तो इसमें से जल अलग हो गया है। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीय कारक के रूप में काम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल या फिर एथेनोइक एसिड। अब लास्ट में आ रहा है ओइक एसिड। तो आप समझ गए होंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप का है। अब ये भी जो रूम का तापमान होता है उस पे द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसे हम आम भाषा में एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अब एसिटिक अम्ल जो होता है उसका 5 से 8% विलयन जो होता है, यानी कि अगर हम 5 से 8% एसिटिक अम्ल को पानी में मिला दें तो उसे कहा जाता है सिरका। अब ये 5 से 8% जो लिखा है वो कई बुक में आपको 3 से 4% भी मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब हम कम मात्रा में एसिडिक अम्ल को जल में मिलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है सिरका, जिसे हम इंग्लिश में विनेगर के नाम से जानते हैं। अब एसिडिक अम्ल में क्या होता है कि दरअसल जब शीत ऋतु होती है तो उसमें कई बार ये जम जाता है। वैसे तो रूम तापमान पे ये द्रव अवस्था में होता है, परंतु शीत ऋतु में तापमान थोड़ा ज़्यादा कम हो जाता है और इसलिए कई बार ये जम जाता है और इसीलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में कई बार जम जाता है। चलिए अब इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं। जब एथेनोइक अम्ल जो होता है वो अभिक्रिया करता है एथेनॉल के साथ, जिसकी बात हमने अभी थोड़ी देर पहले करी थी, तो ये बनाता है एस्टर। यानी कि जब हम एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एथेनॉल की, तो हमें मिलता है एक कंपाउंड जिसको हम एस्टर के नाम से जानते हैं और साथ में हमें मिलता है जल। अब यहाँ पर आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं किस तरीके से इसमें से एक H और 2 OH अलग होके वाटर बनाते हैं यानी कि जल बनाते हैं और बाकी का जो कंपाउंड होता है वो आपस में जुड़ के एस्टर बनाता है, जिसका केमिकल नेम है इथाइल एथोनेट, बट हम इसे आम भाषा में एस्टर के नाम से जानते हैं। अब एस्टर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं। दरअसल एस्टर जो होता है इसमें सामान्यतः सुगंध मृदु होती है और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल हम परफ्यूम बनाने में करते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के रूप में। तो यानी कि एक तो इत्र बनाने में यानी कि परफ्यूम बनाने में इनका बहुत इस्तेमाल होता है और दूसरा जो हम चीज़ें खाते हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी कि आर्टिफिशियल स्वाद डालने के लिए हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्टर की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो फिर से हमें जिनसे ये चीज़ बनी थी वो मिल जाती है, यानी कि अल्कोहल मिल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो वापस मिल जाता है। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। एस्टर अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल। अब ये जो अभिक्रिया है इसे हम साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है साबुन बनाने के लिए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि साबुन बनाने में कार्बन का इस्तेमाल होता है। चलिए अब बात करते हैं एथेनोइक अम्ल की कुछ और रासायनिक गुणों की। जैसा कि हम नाम में देख सकते हैं कि ये एक एसिड है यानी कि अम्ल है, तो ये अम्ल की तरह बिहेव करना चाहिए, तो वही होता है। खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसा कि बाकी एसिड यानी कि बाकी अम्ल करते हैं, वो जब बेस के साथ यानी कि क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें मिलता है लवण और जल। उसी तरीके से एथेनोइक अम्ल भी अभिक्रिया करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें एक लवण मिलता है और साथ में मिलता है जल। यहाँ पर CH3COOH हमारा अम्ल है, NaOH एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षारक है और साथ में हमें यहाँ पर मिलता है हमारा लवण जो कि है सोडियम एथोनेट और साथ में हमें मिलता है जल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करता है, यहाँ पर कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। दोनों के साथ ही जब अभिक्रिया होती है तो हमें कंपाउंड जो मिलते हैं प्रोडक्ट के रूप में यानी उत्पाद, वो सेम मिलते हैं। पहला तो हमें मिलेगा एक लवण जो कि है सोडियम एसीटेट और साथ में हमें मिलता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये थे हमारे गुण एथेनोइक अम्ल के। चलिए अब बात करते हैं साबुन और अपमार्जक की, कि साबुन किस तरीके से काम करता है और अपमार्जक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब साबुन की बात करें तो साबुन बना होता है सोडियम और पोटेशियम के लवणों से मिलकर।
ये साफ सफाई के काम में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु ये ऐसा कर कैसे पाता है? दरअसल साबुन जो होता है वो माइसेल फॉर्म करता है। यहाँ पर इसका जो एक पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि जो पानी से आकर्षित होता है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागता है। तो होता क्या है कि जब भी जो कोई धूल मिट्टी के कण होते हैं वो हाइड्रोफोबिक से आकर्षित हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट उनके पास चला जाता है, परंतु हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर उनके पास जाएगा तो साथ में हाइड्रोफिलिक पार्ट भी जाएगा जो उनसे दूर रहेगा थोड़ा सा। इससे होता क्या है कि जो गंदगी के कण होते हैं उनके आसपास हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी से आकर्षित होने वाले कणों का एक गोला बन जाता है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अब जो हमारा धूल का कण था वो पानी से आकर्षित हो रहा है। तो जैसे ही हम उसे फिर से पानी में डालेंगे, मान लीजिए आप अपने हाथ को धोना चाहते हैं या फिर कपड़ों को, तो जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे और वापस से बाहर निकालेंगे तो इस बार जितने भी धूल के कण होंगे वो पानी में ही रह जाएंगे, और इस तरीके से जो सफाई का काम होता है वो हो पाता है। अब चलिए जानते हैं कि हमें अपमार्जक की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जो अपमार्जक होते हैं इनकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभार साबुन जो होता है वो जल में नहीं घुल पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जो होते हैं वो साबुन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे जो हमारा माइसेल होता है वो बन ही नहीं पाता। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं और अपमार्जक का उपयोग करके इस समस्या से निपटा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपमार्जक के अंदर पहले से हमने कुछ ऐसे लवण मिलाए होते हैं जो इन कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे जो हमारा साबुन वाला पार्ट है यानी कि जो माइसेल बनाता है वो इनसे अभिक्रिया नहीं करता और फिर भी माइसेल बना पाता है। तो इस अध्याय में इतना ही। चलिए जानते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या जान लिया। सबसे पहले हमने बात करी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक की और उसके बाद हमने जाना साबुन और अपमार्जक को। धन्यवाद।